हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 7 तक के वीडियोस बन चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा अगर सीटेट पेपर 2 गणित और विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले शब्द लिखा गया है पवन। पवन क्या होता है जनरल भाषा में सोच के बताइए हमें। पवन तो आप कहिएगा हवा या कहिएगा आप वायु, इसे पवन कहते हैं। देखिए अगर एनसीईआरटी बुक में जाइएगा तो वहाँ कुछ परिभाषा लिखा गया है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, पवन है। उसमें देखा जाए तो क्या लिखा है, गतिशील वायु पवन कहलाती है। गतिशील जो वायु होती है वो क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। गतिशील वायु यानी पवन। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, वायु दाब। वायु दाब डालती है। वायु क्या करती है, दाब डालती है। कैसे, एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो आपने देखा होगा पेड़ की पत्तियां क्या होती है, हिलती है। आपने ये भी देखा होगा ना, झंडा को देखा होगा, झंडे को फहरते हुए 15 अगस्त 26 जनवरी में आप झंडा फहरा रहे होंगे। तो कभी आपने सोचा है क्यों ये झंडा फ्लैग जो है फहर रहा है? तो आप कहेंगे हवा के कारण। हवा क्या करता है, दबाव डालता है। वायु दबाव डालती है, इसके कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां हिलती हैं, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। टीन का डब्बा लेना चाहते हैं तो उसका ढक्कन होना चाहिए। प्लास्टिक का बोतल ले सकते हैं। इसे गर्म जल से भर लीजिए। इसमें क्या करना, गर्म जल डालना है। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। बोतल को खाली कीजिए, तुरंत तत्काल कसकर इसका बंद कर दीजिए, ढक्कन वगैरह जो भी हो। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। जो भी बहता नल से पानी बह रहा उसके नीचे क्या करना है, आपको रख देना है। तब डिब्बा अथवा बोतल विरूपित हो जाएगा। अब यहाँ पे शब्द पकड़िएगा, विरूपित हो जाएगा। विरूपित मीन्स क्या होगा, मतलब एक तरह से पिचक जाएगा, उसका जो भी आकृति था ना वो बिगड़ जाएगा। तो शब्द भी आपको याद करना, विरूपित शब्द का मतलब क्या होता है समझ जाइएगा, तो बाकी सब तो आंसर ऐसे ही टिक कर दीजिएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों पिचक जाता है, क्यों उसका आकृति चेंज हो जाता है, क्यों दबा दबा सा वो महसूस होता है, दिखाई देता है, क्यों ऐसा होता है, इसका कारण चलिए जानते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत हो रहा है इंपॉर्टेंट, जो आपको नोट करना चाहिए। क्योंकि उस डिब्बे का पानी, उस डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर के कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है। क्या होता है ना, उस पर पानी डाला जाएगा तो कुछ भाप उसका क्या हो जाएगा, जल में संघनित हो जाता है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि वायु में भाप रहता है, वो क्या होता है, संघनित हो जाएगा, संघनित बन के जल बन जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होगा कि वायु जो होगा उसकी मात्रा कम हो जाती है। वायु की मात्रा कम होगा यानी दबाव कम होगा। देखिए क्या लिखा गया, परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर के वायु के दाब से कम हो जाता है। अब भीतर का जो वायु का दाब था बाहर के वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा क्या हो जाता है, पिचक जाता है। अर्थात हमारे आसपास की वायु दाब डालती है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे आसपास की वायु क्या करती है, दाब डालती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है, यह भी शब्द याद रखिएगा। वायु गर्म होने पे क्या होती है, प्रसारित होती है। और ठंडा करने पे संकुचित होती है। ठंडा करने पे क्या होती है, संकुचित यानी सिकुड़ती है, और जब गर्म होगा तो फैलेगी। वही शब्द याद रखिएगा, लेकिन प्रसारित होती है और संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है। देखिए एक चीज यहां याद कर लीजिए आप पूरे अच्छे तरीके से। वायु जब गर्म होगी, एक तो प्रसारित होगी, दूसरा क्या होगी, ऊपर उठेगी। ठंडा वायु का होगा, क्या होता है, तो वो एक तो संकुचित होगा और वो क्या होगा, नीचे आती है, पृथ्वी की सतह की तरफ आती है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप पूछेंगे तो कैसे होगा, पंखा आपके सामने ऊपर चलता है, देखते हैं ना ऊपर चल रहा है, फिर भी आप नीचे बैठे हुए हैं, गर्मी का भी मौसम भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, फिर भी आपको ठंडा लगता है। कैसे लगता है, ऊपर फैन चल रहा है, नीचे में आप बैठे हैं, तो ठंडा वायु क्या होता है, नीचे आता है, जो भी आसपास गर्म था ना वो ऊपर जाता है। आई बात समझे, इसीलिए हमको पंखा चलाते हैं तो हमको ठंडा लगता है। अगर ये ऐसा नहीं होता ना तो हमको ठंडा लगता भी नहीं, चाहे कितना हो पंखा चला लीजिए। तो वही चीज इसमें लिखा गया है, गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है, यानी वो पृथ्वी की सतह की तरफ आती है, नीचे आती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पे वायु दाब कम हो जाता है। जब गर्म वायु क्या होता है, ऊपर उठता है तो उस स्थान पे क्या हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है, और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है, और आसपास की जो भी उच्च दाब की ठंडी वायु होगी उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। ये आपने पढ़ा भी होगा, ईबीएस में हमने पढ़ाया था, साइंस में भी है, अन्य लेसन में।
होता क्या है कि जब भी वायु गर्म होता है ऊपर उठेगी, जो ठंडी हवा आएगी इसका स्थान लेगी। ऐसे ही दिन प्रतिदिन चलते रहता है। आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर साइंस में आपने देखा होगा तो उसमें बताया गया था कि समुद्र की जो हवाएं होती हैं तो दिन के समय आपको कुछ और महसूस होता है, मतलब दिन जब चारों तरफ धूप होता है उस समय कुछ और महसूस होता है, रात में कुछ और महसूस होता है। तो ये इसी के कारण होता है। उस लेसन में हमने पढ़ा है, इसलिए ज़्यादा ये लंबा भी वीडियो है तो इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, पवन का वेग। अब पवन का वेग कैसे मापते हैं? पवन का वेग जब मापने की बात आएगी तो एक उपकरण आता है वायुमापी। पवन का वेग किससे मापते हैं? वायुमापी। कुछ याद ही नहीं करना, वायुमापी, ठीक है। पवन के वेग माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। अगर पवन का वेग बढ़ जाए तो वास्तव में वायु का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उदाहरण के रूप में हमने ये एग्जाम्पल भी हमने नीचे में डाल दिया, आप पिक्चर देख सकते हैं। 3 एग्जाम्पल है। कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज की फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। और मतलब ये लिखा गया है कि कागज की पट्टी है, उस पर फूंक मारते हैं तो ऊपर की ओर उड़ जाती है। जैसे मैं ये पिक्चर नंबर 3 में देख रहे हैं, कागज की पट्टी पर ऊपर फूंक मारना। अब पुनः तभी ऐसा संभव होगा जब कागज के फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है, तभी ऐसा संभव है। दूसरा है, गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं। ये दूसरा वाला है, 2 गुब्बारों के बीच में फूंक मार रहे हैं। फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे के तरफ आने का प्रयास करते हैं। यह तभी संभव होगा जब गुब्बारे के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। यह तभी होता है जब गुब्बारे के बीच के स्थान की वायु दाब किसी तरह कम हो जाए। तब गुब्बारे की दूसरी ओर यानी बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर ढकेलेगा। तब बाहर का जो दाब होता है वे एक दूसरे को ढकेलेगा, जिसके कारण वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। तीसरा है, फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालना। फूंक मारना है, गेंद को भीतर डालना है। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। अब उससे क्या होगा? फूंक मारेंगे तो जहां मुख से मार रहे हैं तो वहां वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वायु दाब घट जाता है। इससे क्या होता है? वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। इससे क्या होता है? इसके कारण क्या होता है? बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर ढकेल देती है। होगा क्या कि देखिए आगे में बंद है, बंद होने के बाद वो फूंक मारते हैं। फूंक मारने के बाद वो आगे जाके टकराती है, फिर उसका दबाव वहां पे बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो बाहर कागज को धक्का दे देती है। तीनों प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा। पिक्चर भी आपके सामने हमने रख दिया है। तो ये वायु का वेग है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि ये तो तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा। दूसरा, किस उपकरण के द्वारा इसको मापा जाता है? वायु मापी से मापते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका टॉपिक, पवन की गति। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। देखिए इसमें 2 पॉइंट लिखा गया है। पहला चीज, पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र, यानी जिधर अधिक वायु होगा तो कम वाले क्षेत्र की तरफ तो जाएगी ही, तो यहां कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखा गया, वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। अब पवन का वेग कैसे निर्भर करता है? तो सपोज कीजिए कि वायु दाब एक जगह ज्यादा है, एक जगह कम है, तो जितना दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, वायु दाब दोनों के बीच में जितना डिफरेंसेस है उतना ही तेजी से पवन का वेग होता है, उतना ही अधिक पवन का वेग होता है। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा, गर्म वायु एवं ठंडी वायु, एक जगह लिखा गया पूरा, इसमें पिक्चर भी हमने रखा है तो उसे देखेंगे। वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, यहाँ क्लियर कट हो गया। वायु गर्म किए जाने पर क्या होती है? फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और अधिक स्थान घेरती है। वो क्या करती है? अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु
पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। अब इसके कारण क्या होता है, पहले से ज्यादा स्थान घेरेगा, कोई भी चीज है ज्यादा स्थान घेरता है तो वो क्या होता है, हल्की प्रतीत होती है। इसलिए सोना वगैरह बनता है ना तो वो बहुत ही हल्का होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वो पहले से क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु के अपेक्षा हल्की होती है। इसलिए क्या होता है, गर्म वायु जो होती है ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, तथा गर्म वायु होने पर ऊपर की ओर उठती है और गर्म होने के बाद क्या होती है, वायु ऊपर की तरफ उठती है। यही कारण है कि धुआं क्या होता है, ऊपर उठता है। इसी कारण से धुआं आपको ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। कोई भी चीज जलता है कि धुआं बनता है, धुआं कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, आसमान में जाता है। ये देखते हैं आप लोग, ये हमने पिक्चर भी डाल दिया है। पहले में देखिए क्वथन नली के मुख पर बाधा गुब्बारा कैसे है, नॉर्मल है। इसके बाद गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली के, इसमें हल्का सा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा देखिए बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली, तो ये एकदम पिचका हुआ लगा है ठंडा में। दूसरा ऊपर उठती हुई गर्म वायु, किसी को गर्म कर रहे हैं वायु है उसमें तो वो ऊपर उठ रही है, जो ठंडी है वो नीचे जा रही है। अब हम बात करते हैं पवन धाराएं के बारे में। पवन धाराएं पे ही बहुत सारे, पूरा पार्ट उसी पे डिपेंड है, तो बढ़िया से पढ़िएगा। इसकी दो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों के बारे में भी लिखा गया है और उन स्थितियों को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ हम आपको बताते ही चलेंगे कहाँ कहाँ से सीटेट में प्रश्न आएगा। एक दो प्रश्न ऊपर हमने चर्चा किया था, नीचे भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। पवन धाराएं, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण होती है। पवन धाराएं जो होती हैं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियां हैं, दो स्थितियां हैं। पहला का है भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भूमध्य रेखीय और कहा ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। दूसरा है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, ये दूसरा रीजन है। तो पहले रीजन पे बात करते हैं, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होने के बारे में। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम उष्मा मिलती है। सूर्य का अधिकतम उष्मा देखा जाए तो भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रों को मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो भी जहां मान लीजिए ज्यादा सूर्य का तापमान मिलेगा तो वो क्षेत्र तो जाहिर सी बात है ज्यादा गर्म होगा तो वायु ऊपर उठती है, ये तो जानते ही हैं। तो यही चीज लिखा गया। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है तथा गर्म वायु ऊपर उठती है। और गर्म वायु क्या होती है, ऊपर उठती है। और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। उसके बाद ये क्या होती है, भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। इस प्रकार उत्पन्न जो पवन धाराएं होती हैं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ये याद कर लीजिएगा, उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। और जो डिग्री था 0 से 30 डिग्री, ये भी याद करके रखिएगा। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। नीचे में आपका चित्र है 8.8, उसमें देख लीजिएगा। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री से अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। तो ये आपके सामने पिक्चर है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ये पृथ्वी का असमान तापन के कारण वायु प्रवाह के पैटर्न, ये आपको बेसिकली ज्योग्राफी में ज्यादा पढ़ना है। साइंस में मेरे ख्याल से यहाँ से 1-2 बार प्रश्न आया है, मैक्सिमम आया होगा 1-2 बार, नहीं तो ये यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला देखते हैं। पवन के प्रवाह की दिशा। प्रवाह की दिशा भी कभी कभी पूछ देता है, को फिर से अलग से इसको लिख दिया गया। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ये क्यों होता है दिशा में परिवर्तन, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अब हम बात कर लेते हैं थल और जल का समान रूप से गर्म होना। ख जो था थल और जल का समान रूप से गर्म होना, जिसे मानसूनी पवन के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है, ऋतु।
गर्मी में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और ताप भी अधिक होती है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे पवन समुद्र से थल की ओर बहने लगती है। यह मानसून पवन होती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मानसून पवन। शीतकाल यानी सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। यह थल से किसी ओर बहती है? समुद्र की ओर। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है। समुद्र से जो आने वाली पवन है वो अपने साथ क्या लेके आती है? जलवाष्प लेके जाती है। जल के साथ वाष्प, वाष्प के रूप में जल, जिससे वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होती है? वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। जल चक्र के बारे में भी हमने आपको बताया तो ये प्रक्रम एक क्या है? जल चक्र का चरण है। उदाहरण के स्वरूप देख लेते हैं। उदाहरण एक, दो उदाहरण है इसमें। उदाहरण एक में देखा जाए तो थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा में मानसून निर्मित होता है। यह मानसून पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है। कहां से लेके आती है? कि हिंद महासागर से। क्या लेके आती है? कि जलवाष्प लेके आती है। दूसरा इसमें शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीत में वर्षा भी कम होती है। इसलिए क्या होता है? शीतकाल में वर्षा भी कम होती है, अर्थात पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का मुख्य कारण है। अब पढ़ते हैं आपदाएं के बारे में। ये अक्सर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आपदाएं के बारे में। आपदाएं चलिए पढ़ते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। इनसे मनुष्यों, जंतुओं, पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है, जैसे तड़ित, झंझा, चक्रवात। तड़ित क्या होता है? कि तड़ित में बिजली समझिए। झंझावात क्या होता है? कि झंझावात को तूफान समझ लीजिए। तूफान के साथ बिजली वगैरह करता है। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा वही है तड़ित। कुछ में हमने बिजली लिख दिया समझने के लिए। झंझावात यानी तूफान। तड़ित, झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखा जाए कि भारत जैसे गर्म आर्द्र जहां होता है वहां पे अक्सर ये क्या होते हैं? विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उड़ती हुई पवन प्रबल हो जाती है। ताप में वृद्धि के कारण क्या होती है? ऊपर की ओर उड़ती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है। वहां पे क्या हो जाता है? वो जम जाती है। ताप कम होता है इसलिए जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। और फिर क्या होता है? पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। ये हमने पढ़ाया है जल चक्र वगैरह में। गिरती हुई जल की बूंदे और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली यानी तड़ित कौन देती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? इधर से क्या हो रहा है? बूंदे गिर रही हैं, फिर तेज वेग से ऊपर उठती हुई वायु, दोनों में परस्पर क्रिया होता है। यानी एक तरफ वायु, एक तरफ बूंदे, गिरती हुई जल की तेजी से बूंदे, और दूसरी तरफ तीव्र वेग से जो गर्म हो गया है पानी वो ऊपर जा रहा है वेग से। तो तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु, दोनों में परस्पर में क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया का फलस्वरूप क्या होता है? बिजली कौंधता है, यानी तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न, जिससे क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ध्वनि को आप जानती हैं उत्पन्न होगी। इस घटना को तड़ित झंझावात कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? तड़ित झंझावात कहते हैं। सभी झंझा या तूफान, यहाँ पे देखिए लिखा गया झंझा का मतलब तूफान। सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। तड़ित गर्जन की कौंध, अब ये कौंध जो होता है तड़ित गर्जन की कौंध, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक वेग से चलती है। इसकी गर्जन की कौंध जो होती है 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक वेग से चलती है। यह अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह के तापन से 4 गुना से भी अधिक ताप तक गर्म कर सकती है। यह भी यहाँ नोट कर लीजिएगा। सूर्य की सतह के ताप से कितना गुना? 4 गुना अधिक ताप तक गर्म कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा भी नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं तड़ित झंझावात से बचाव। कैसे बच सकते हैं अगर तड़ित झंझावात आता है तो? यदि झंझा के साथ तड़ित यानी बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं।
इसमें हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या क्या? टोटल इसमें देखा जाए तो 5 है। पहला, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न ले जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें। कभी भी बड़े वृक्ष के नीचे नहीं चले जाने चाहिए। अगर आप वन वगैरह में हैं तो वहां पे क्या करेंगे, किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लेंगे। खुली जमीन पर ना लेटे। अब ऐसा भी नहीं है वो खुली जमीन के पास लेट गए, वैसा नहीं करना चाहिए। अब हम 2 नंबर देखते हैं, धातु की डंडी वाले छाते का प्रयोग न करें। कभी भी धातु का जो डंडी वाला होता है उस छाते का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो वो खींचता है, तो उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। तीसरा, खिड़की के निकट ना बैठे। कभी भी खिड़की के निकट नहीं बैठना है। खुले गैरेज, भंडार शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि पर आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। कभी भी धातु वाली चीज से तो हमेशा अलग रहिएगा। खिड़की के निकट नहीं बैठना है। खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों वाले छत के नीचे आपको आश्रय नहीं लेना है, ये उपयुक्त स्थान नहीं होते। 4 नंबर है इसका, कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यानी कार अथवा बस हो तो आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। 5वां है, यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। अगर आप किसी जल में हैं यानी पानी में हैं तो उससे आपको बाहर निकलना चाहिए, उसमें नहीं रहना चाहिए, किसी इमारत में चले जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं चक्रवात के बारे में। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकता है। किस कारण से चक्रवात बनता है? उच्च वेग की पवन हो और वायु दाब के अंतर हो तो चक्रवात बन सकता है। अर्थात बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब बादल बन रहा होता है उससे पहले जल वायुमंडल से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव में परिवर्तित होती है तो यह उष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली उष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली जो उष्मा है उससे क्या होता है, आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार क्या होती है, गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायु दाब कम हो जाता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। और इस चक्र की पुनरावृत्ति क्या होती है, अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र या निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की इस स्थिति को क्या कहते हैं, हम चक्रवात कहते हैं। यानी वो एक तरह से घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात। चक्र मीन्स चक्कर लगाना, वात वायु का चक्कर एक तरह से लगाती रहती है, इसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरा जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ आपके सामने दिखा देते हैं। इस तरह का होता है। बीच में ये पिक्चर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। बीच में देख रहे हैं, इसे हम लोग नेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेत्र है और ये धरा प्रवाह है और चक्रवात के गति करने की ये दिशा है, घूम रही है ये। तो ये सारे चीज के कारण चक्रवात होता है। इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। पूछ सकता है सीटेट में कि चक्रवात का जो केंद्र होता है कैसा क्षेत्र होता है, कि वो एक शांत क्षेत्र होता है। इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। इसे झंझा का क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं। जो हमने नेत्र यहाँ दिखाया था आपको, यहाँ पे आप देखना चाहेंगे तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। वायु का तेजी से घूर्णन करता एक क्या है, पिंड है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। जो पृथ्वी तल से कितना होता है, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक का होता है। देख सकते हैं 10 से 30 किलोमीटर का, यहाँ इन्होंने 200 का ये लगाया, 10 से ये 30 किलोमीटर यहाँ लिखा है इन्होंने, 10 से 30 किलोमीटर का होता है तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इसमें पवन का वेग क्या होता है, न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर अमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा गया है, इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से
परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे में हम देखेंगे, जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक जगह पूरा लिखा गया है कि कैसे चक्रवात वगैरह होता है। ये फिलहाल जो आभार इन्होंने प्रकट किया है, जो पिक्चर इन्होंने लिया है, वो कहाँ का है, तो आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली द्वारा है। दूसरा चक्रवात के नेत्र का इसमें दृष्टि दिया गया है दूसरे फोटो में 8.12 में। और आगे चल के हम एक और देखेंगे कैसे चक्रवात होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, जहां समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहां देखते हैं कि यहां क्या क्या है। जूम आउट कर लेते हैं। चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश, क्या क्या विनाश होता है वो चीज। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर ढकेलती है। तेज पवन क्या होता है, समुद्र के जल को तटों की ओर ढकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर क्यों ना दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती है कि इनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। आपने देखा भी बहुत सारे मूवी में जब चक्रवात वगैरह दिखाई देता है कि वो दिखाई देता है कि ऊपर उठा हुआ और वो आ रहा है इधर तट के तरफ, दीवार एक उठता हुआ आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। इससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना देती है। भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र जहां चक्रवात निर्मित होते हैं, चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना है। अब इसमें कुछ नाम भी दिए गए हैं चक्रवात के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट के संदर्भ से देखा जाए तो ये पूछा भी जाता है। पहला नाम आता है इसमें हरिकेन का। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जानते हैं। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को किस नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, को उसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। ये पूछेगा, अमेरिका हरिकेन याद कर लीजिए। दूसरा है टाइफून। फिलीपींस और जापान चक्रवात को टाइफून कहते हैं। फिलीपींस और जापान के चक्रवात को क्या कहते हैं, टाइफून। टाइफून क्या, किसका, फिलीपींस और जापान का। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लीजिए। अब प्रभावी सुरक्षा उपाय सरकारी या सामाजिक स्तर पर व्यवस्था क्या किया जाता है, को चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा ये दिया जाए, सरकार की तरफ से पूर्वानुमान करके बताया जाए, चेतावनी सेवा दिया जाए। दूसरा, सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार की व्यवस्था करना। पहले चेतावनी दें, चेतावनी भी बहुत तीव्र तेजी से दें। किसको किसको को, जो भी सरकारी संस्थाएं समुद्र तटों के मछुआरों को दें, जल पोतों और आम जनता को दें जो उसके आसपास रहते हैं। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य देखते हैं। हमें मौसम विज्ञान द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षतिग्रस्त होगा, उसी में आप डम मारेंगे, गिर जाएंगे, अंदर गाड़ी वगैरह फंस जाएगा, तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। चौथा है, सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने पास रखनी चाहिए। उन लोगों का नंबर की सूची अपने पास जरूर रखनी चाहिए, ताकि कुछ भी होता है तो उसमें आपको मदद दी जा सके। फोन कीजिएगा तो मदद करने के लिए आ जाएंगे। इसके अलावा है, यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानियां, तो आप किन तरह की सावधानियों को आपको करना चाहिए। पहला, ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेय जल संग्रहण करें, यानी आपको क्या करना है, जल का इकट्ठा करना चाहिए, कभी भी खराब पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को कभी नहीं छुएंगे, ये तो कहीं के लिए भी बहुत जरूरी है।
गीले स्विच हैं, खंभों को टूट गए हैं, बिजली नीचे तार चला गया, उसको कभी नहीं टच करना चाहिए। तीसरा, महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने बाहर ना निकले। कभी भी भ्रमण करने के लिए मत निकलिएगा, नहीं को वहीं रह सकते हैं, मतलब ऊपर चले जा सकते हैं। पांचवा है, अपने पड़ोसी और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें, यानी जो भी पड़ोसी या मित्र है उसका सहयोग करें, सहायता प्रदान करें। अब भारत में चक्रवात है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उड़ीसा के तट पर 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात आया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। कितने लोग? 7 लाख। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट, यानी समुद्र का जो किनारा होता है उसे तट के नाम से जाते हैं, समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। तो यहां पे आप नोट कर लीजिएगा कौन सा तट आपका चक्रवातों के लिए संवेदनशील है और कम संवेदनशील है, दोनों नोट कर लीजिएगा। इसका आगे लिखा गया, उपग्रहों और रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले हैं चक्रवात सक्रियता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। यानी 48 घंटा पहले है लिख दिया गया, ही होना चाहिए। चक्रवात सक्रियता मतलब उन्हें पता चल जाता है और सूचना जारी कर दी जाती है। चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं टॉर्नेडो के बारे में। टॉर्नेडो का व्यास, टॉर्नेडो समझिए कि वो समुद्री इलाके में, महासागर वगैरह में ज्यादा होता है। टॉर्नेडो समझिए उसका छोटा भाई है, उसके अंदर भी हो सकता है, यानी जो चक्रवात है उसके अंदर भी हो सकता है। टॉर्नेडो का व्यास लगभग 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो की संरचना कीप जैसी उसके आधार के पास की धूल, कंकड़, कचरे, छोटी बड़ी वस्तु को अपने अंदर खींच लेती है। वो क्या करती है? वस्तुओं को अपने अंदर खींचती है। निम्न दाब के कारण, उसमें दाब कम होता है, इसके कारण वो अपने अंदर वस्तुओं को खींचती है। उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर ढकेल कर फेंक देती है। फिर अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर ढकेल के क्या करती है? फेंक देती है। विशालकारी टॉर्नेडो की गति लगभग 300 किलोमीटर के वेग से गति कर सकती है। ये 300 किलोमीटर की गति से वेग से गति कर सकती है। पूर्व तल चक्रवात के लिए संवेदनशील है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। टॉर्नेडो क्या होता है? चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं, ये हमने पहले बताया। अब देखिए टॉर्नेडो से बचाव कैसे कर सकते हैं। हमारे देश भारत में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती है। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध न हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर होता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए अपने घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। छोटा सा एकदम गोल सा बन जाना चाहिए, जैसे बताया जा रहा है कि झुक जाना चाहिए, अपनी बाहों को सिर और गर्दन से चारों ओर से लपेट लेना चाहिए। इस तरीके से रहना चाहिए। बहुत बार बचाव के बारे में बताया गया इस तरह। अब आते हैं कि कैसे चक्रवात और तूफान के बारे में बताया गया था। हमने बताया था कि एक हमने रखा है जिसमें आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। निम्नलिखित प्रवाह चित्र आपको उस परिघटना को समझाने में सहायक होगा जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है और तूफान और चक्रवात बनते हैं। दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर, दो क्षेत्रों के बीच क्या होता है? ताप में अंतर हो जाता है। वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है।
गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। गर्म वायु क्या होती है? ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। जहां न्यून दाब क्षेत्र होगा वहां ठंडी वायु पहुंच जाएगी, क्योंकि गर्म वायु उठ गया तो वहां ठंडी वायु जाएगी ही। गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है, उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनती है। बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरती है। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी के नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है, जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। दोनों तेजी से, उधर से पानी गिर रहा है तेजी से, इधर वायु परस्पर उच्च वेग से गति करता है, तो ये क्या होता है ना, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती है। मौसम के कुछ परिस्थितियों में क्या होता है? झंझावात क्या होती है? चक्रवात का रूप धारण कर सकती है। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्न। इसमें सबसे पहले रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अगर आप इस लेसन को पढ़ चुके हैं तो आपको चाहिए कि इन क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। पवन डैश डैश वायु है, किस तरह की वायु? सबसे पहले हमने लिखाया था पवन पृथ्वी के डैश डैश तापन के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी के सतह के निकट डैश डैश वायु ऊपर उठती है, जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। ये तो हमने एक बता दिया, फिल इन द ब्लैंक्स भर लीजिएगा आप इसे। वायु डैश डैश दाब के क्षेत्र से डैश डैश दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। वही ठंडा गर्म यही सब तो भरना है, कुछ है नहीं इसमें। ये आपका है निम्नलिखित में से किस स्थान पे चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? ये तो आपको बताना है, सीटेट में ये पूछा गया भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थान पे चक्रवात आने की संभावना नहीं होती, तो ये आपको बताना है। और ये जरूर नोट कर लीजिएगा, नेट पे भी सर्च करके चाहे ऊपर देख लीजिएगा किस किस क्षेत्रों की हमने चर्चा उसमें की है। जिधर चक्रवात मिला है उसको इसमें मैच करा लीजिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट में आ सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्यों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये जरूर कहेंगे कि इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो इस तरह की तैयारी आपको अलग से थोड़ी सी कर लेनी होगी। थोड़ा सा देख लेना होगा कि किस किस क्षेत्रों में ज़्यादा आता है, तो उस क्षेत्र का नाम याद कर लीजिएगा। खास करके इसका आंसर तो जरूर खोज करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।